कहीं ना कहीं टेरिफ को लेके वर्ल्ड वॉर हो सकती है। ट्रेड वॉर तो शुरू हो चुकी है। मैं अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हूं। मैं अमेरिका के साथ चलना, मिलकर काम करना चाहता हूं। चाहे वो व्यापार युद्ध हो, चाहे वो सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध हो, आज की दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, चाहे वो बुश की बात हो, चाहे वो क्लिंटन की बात हो, जब भी ये लोग पाकिस्तान आते थे डॉलरों की बरसात होती थी। भारत दुनिया भर में चीख चीख कर ये कहता रहा कि इस फंड का, इस सहायता का इस्तेमाल भारत के विरोध में पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने उस सहायता का प्रयोग आतंकवाद की खेती करने के लिए किया, जिससे भारत प्रभावित हुआ। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे अप्रवासियों का मुद्दा हो, WHO से खुद को बाहर करने का मुद्दा हो, या पनामा नहर को लेकर कोई डिसीजन लेना हो, वो लगातार अपने फैसलों से दुनिया को चौंका रही हैं। पहले मेक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ और अब इंडिया पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ। ये किस तरह से भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को और खास बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा जी। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो टैरिफ कार्ड चल रहा है, पूरे वर्ल्ड ट्रेड में वॉर हो गई है, अब देखना होगा कि ये भारत के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में वापसी की है उन्होंने, वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और अब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। दर्शकों को सर पहले ये बता देते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। इस शब्द का अर्थ ये है कि अगर कोई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर मान लीजिए 20% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश से आने वाले माल पर या उत्पादों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। यानी कि एक तरह से वार पलटवार वाली स्थिति है। ये रेसिप्रोकल हो गया। यानी कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाता है, तो वही वाला देश जिसके यहाँ माल पहुंच रहा है, वो दूसरे देश के से आने वाले माल पर भी उतना ही टैक्स लगाएगा। ये उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे, जैसे को तैसा नीति वाली अपनाई है। अब सवाल ये है कि 43 दिन की सत्ता में 100 के लगभग आदेश जारी करने और लगभग 400 के करीब एग्जीक्यूटिव स्टेप्स उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल घोषणाएं की अपने संवाददाता सम्मेलन में, उसमें उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर मतलब अपनी एक चुनौती दूसरे देशों के लिए पेश कर दी है। इससे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, क्योंकि जब समूचा विश्व प्रभावित होता है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। भारत पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। जहाँ तक भारत पर टैरिफ लगाने का सवाल है, अपने पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा प्रयास कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो हमारे उत्पादों पर 100% के करीब टैक्स लगाता है। उन्होंने 2 अप्रैल से भारत और चीन के उत्पादों पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो आम बजट पेश किया था, उसमें इस बात के संकेत दिए गए थे कि भारत कुछ उत्पादों पर जो शुल्क है वो कम करने को तैयार है और कुछ उत्पादों पर शुल्क कम भी किए थे। तो हो सकता है इन फ्यूचर भविष्य में दोनों देशों में बातचीत हो, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से ऐसा लगता नहीं है कि वो इस मामले में कोई ज्यादा नरम रुख अपनाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से वो धमकियां देने लगातार कि वो मैं 100% टैरिफ भारत पर लगा दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों के लिए, चाहे वो कॉटन से लेके बासमती चावल हो, काफी सारी ऐसी चीजें जिस पर अमेरिका निर्भर करता है भारत पर। तो यहाँ पे बड़ा सवाल है कि क्या सच में वो अगर 100% अगर टैरिफ लगा सकता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन के जो किसान है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर्ले बाइक पर जो भारत आती थी,
तो उस पर भारत 100% टैक्स लगाता था। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में आपत्ति की थी, तो उसके बाद नेगोशिएशन होती है। तो दो राष्ट्राध्यक्षों में जब बातचीत होती है या दो देशों के बीच में वार्ताकार बातचीत करते हैं, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं नेगोशिएशन में भी कोई ना कोई स्वीकार्य हल निकल जाए, जो थोड़ा सा वो टैरिफ कम करे, थोड़ा सा हम कम करें, तो ये संभावना तो हमेशा बनी रहती है। लेकिन डर इस बात का भी है कि क्या जो ट्रंप ने आग लगाई है उसका असर कितना होगा, और हो सकता है, क्योंकि शुल्क लगाने के मामले में जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी राय आपस में बटी हुई है। कुछ इसको अमेरिका के हित में करार देते हैं, कुछ कहते हैं कि ये ट्रंप द्वारा जो आग लगाई है हो सकता है उसकी उसी आग का नुकसान में अमेरिका भी झुलस जाए। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है, कनाडा, चाइना और मेक्सिको से वो बहुत सारी चीज़ें, खाद्यान्न भी मंगाता है, और कनाडा से वो बिजली आयात करता है, क्योंकि अमेरिका का कुछ हिस्सा जो है वो कनाडा से वो जो बिजली जाती है वो उससे चलता है उनका काम। तो चाइना से भी वो मंगाता है। अब सवाल यह है कि जो कनाडा से वस्तुएं अमेरिका में आ रही हैं उस पर 25% टैक्स लगा दिया। इसका अर्थ यही है कि हर चीज जो वहाँ आने वाली है उसकी वो, इससे इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बढ़ने का जो खतरा है, वो केवल कनाडा में नहीं है कि कनाडा ने भी रेसिप्रोकल जवाबी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाया है। ये इन्फ्लेशन का असर तो पूरी दुनिया में पड़ेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक यूरोप का सवाल है, यूरोप के देश तो कोरोना काल के बाद जिस तरह के संकट का सामना करना पड़ा है, उन्हें उसके लिए तो और भी संकट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का दौर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से है। उसका प्रभाव अमेरिका में भी होगा और भारत में भी होगा। यहाँ तक भारत का ताल, अब चाइना की प्रतिक्रिया देख लीजिए, चीन की तुरंत प्रतिक्रिया आ गई है, और चीन की प्रतिक्रिया इतनी सख्त है कि अगर चीन ने, सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अगर युद्ध चाहते हैं तो ये युद्ध ही सही। तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं ऐसे बिंदु आ रहे हैं जहां तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं टैरिफ को लेके वर्ल्ड वॉर हो सकती है। बिल्कुल, ट्रेड वार तो शुरू हो चुकी है। शुल्क लगाने का अर्थ ही यही है कि ट्रेड वार शुरू हो चुकी है। इस ट्रेड वार में कौन कितना अपने आप को सुरक्षित बचा पाता है, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम लगातार देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका जो मेन मकसद था वो चाइना से ही रिलेट करता है। वो कहीं ना कहीं चाइना को आंख दिखाना चाहता है। देखिए कोमल, एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया कि ग्रेट अमेरिका मेक अगेन। अब इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ट्रंप अपने अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। हर राष्ट्राध्यक्ष इसी तरह के नारों का इस्तेमाल करता है। हर कोई चाहता है कि उनका देश महान बने, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक मोर्चा खोला है, उससे पूरा वर्ल्ड जो है, टैरिफ का टेरर तो है ही है, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नाटो का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो रूस का मामला हो, चाहे वो यूरोपीय कंट्रीज का मामला हो, तो वहाँ मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की, भू राजनीतिक स्थितियाँ जो हैं वो बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी। और हो सकता है कि भू राजनीतिक स्थितियाँ जो बदली, जब विश्व में नए समीकरण, नए दोस्त, नए दुश्मन बनते रहते हैं। अब सोवियत संघ के जमाने में और अमेरिका में कोल्ड वॉर कितने वर्षों तक चला। अब वही डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो रूस के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। बिल्कुल, ये गुपचुप दोस्ती सर, जिस प्रकार से आपने रशिया यूक्रेन की बात की, जब वो वाक युद्ध हमने देखा था, कहीं ना कहीं वो एक शब्द भी उन्होंने, कहते ना कि रूस के लिए कुछ नहीं निकाला। बिल्कुल तो नहीं निकाला। रूस की दोस्ती का क्या अर्थ निकाला जाए? पुतिन ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार हैं, अमेरिकी हमें निवेश की जरूरत है, और ट्रंप भी संकेत दे रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। लेकिन ये अभी बहुत लंबी बातचीत है, ये इतना आसान नहीं होगा, ना रूस के लिए ना अमेरिका के लिए। अमेरिका की जो जन भावनाएं हैं, अमेरिका का जो कॉमन मैन है, वो रूस को लेकर के हमेशा ही
जिस तरह भारत में चीन विरोधी भावनाएं प्रबल रहती हैं हमेशा ही, उसी तरह रूस के प्रति जो अमेरिकन की भावनाएं हैं वो भी उसी तरह की रहती हैं। वो हमेशा उन पे अविश्वास रहता है। एक रहता तो ही ये है। काम इतना सहज और सरल नहीं होगा जितना दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अब जहाँ तक जेलेंस्की का सवाल है, जी। तू मैं के बाद, मतलब अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ जी। कि मीडिया के सामने एक जेलेंस्की ने, मतलब जिसे हम कहते हैं कि वैश्विक शक्ति को बिल्कुल। मानने जाने वाले उस देश के राष्ट्रपति को एक तरह से जो भी उन्होंने कहा वो मीडिया के सामने बिल्कुल। रूबरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला। वो स्मार्ट मूव ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि मैं अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हूं, मैं अमेरिका के साथ चलना, मिलकर काम करना चाहता हूं। मतलब एक तरह से उन्होंने जो भी उन्होंने एटीट्यूड दिखाया था उसके लिए उन्होंने एक तरह से खेद व्यक्त किया, या मान लीजिए माफी मांग ली। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उन्होंने भी जेलेंस्की के प्रति नरम रुख अपनाया। हालांकि 2-3 दिन पहले ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं, अमेरिकन उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद छोड़ दें। जी। राष्ट्रपति पद के लिए नया राष्ट्रपति आएगा, उसके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। अब सवाल यह है कि ट्रंप का जो स्टैंड था वो यह था कि $350 बिलियन उन्होंने, अमेरिका ने यूक्रेन को दिए। अमेरिका पूर्व में भी बहुत सारे देशों की सहायता करता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकन द्वारा दी गई सहायता से क्या यूक्रेन युद्ध ही लड़ता रहेगा? बिल्कुल। मानव की जो बात होती है, मानव कल्याण की, कितने शहर के शहर विध्वंस की पेट में आ गए। हालांकि मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, चाहे वो बुश की बात हो, चाहे वो क्लिंटन की बात हो, अगर वित्त मंत्री हिलेरी क्लिंटन रही, तो जब भी ये लोग पाकिस्तान आते थे डॉलरों की बरसात होती थी। भारत दुनिया भर में चिक चिक कर ये कहता रहा कि इस फंड का, इस सहायता का इस्तेमाल भारत के विरोध में पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने उस सहायता का प्रयोग आतंकवाद की खेती करने के लिए किया, जिससे भारत प्रभावित हुआ। अब सवाल यह है कि बाइडेन की नीतियों से अलग होकर जो ट्रंप ने इस समय बनाया है, इस समय जो नीतियां अपना रहे हैं, ये ठीक है कि वो अपने देश के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी जो असर है वो होना तय है। ये जो जियो पॉलिटिक्स को किस तरह से वो प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं सर कि ट्रंप जो वो नीतियां कर रहे हैं अपने देश हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरे देशों में एक समन्वय बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है जब आप एक महाशक्ति होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो उनमें जो आपसी जो देश है वो बटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ पहले भारत का उदाहरण दे जाता हूँ, बाद में मैं यूरोपीय कंट्रीज की बात करूंगा। भारतीयों में एक खासियत है, वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संविधान अंगीकार कर लेते हैं और वहाँ की प्रगति में और वहाँ के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, चाहे कनाडा की बात कर लीजिए, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, भारतीय आज, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो भारतीय हैं। जब अमेरिका, जैसे आप कहते हैं टैलेंट और ट्रेड, जब टैलेंट की बात आती है तो भारत की प्रतिभाएं वहाँ बहुत ज्यादा हैं, जिन्होंने वहाँ का संस्कृति, वहाँ के संस्कार और वहाँ के संविधान को आत्मसात करके अमेरिका की प्रगति में योगदान दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त रवैया बनाते तो कौन अमेरिका जाना चाहेगा? कौन अमेरिका की विकास में योगदान डालेगा? जबकि पता है कि अमेरिकन इतना काम नहीं कर पाते जितना कि भारतीय करते हैं, चाहे वो आम श्रमिक हो या कोई सीईओ। अब यूरोपीय कंट्रीज की बात करते हैं। यूरोपीय कंट्रीज से अगर अलग होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो WHO से तो वो अलग हो ही गए हैं। इस बात का संभावना थी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो को छोड़ने का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि इसका अर्थ इस ढंग से लिया जा सकता है कि नाटो को छोड़ने का अभी ऐलान ना करना एक संभावना दिखाई देती है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही स्मार्ट ढंग से यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय देशों की जो चाल ढाल है उसका आंकलन करना चाह रहे हैं। और वो अभी
तोल मोल के बोल जिसे कहते हैं, तोल मोल करेंगे, काफी परख परख के। हाँ मोल भाव करेंगे कि ऐसा करोगे तो ऐसा करेगा, आप अपनी करेंसी नहीं बिल्कुल। लाएंगे क्योंकि डॉलर को खतरा हो जाएगा, जी। ट्रेड खत्म हो जाएगा। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज के पास अभी इतनी ताकत नहीं है। अब ब्रिटेन चाहे लाख कहे मैं यूक्रेन को हथियार दूंगा, मैं सेना दूंगा, फ्रांस चाहे क्या, जिस फ्रांस के पास कुल अपने सैनिक 1 लाख के करीब है, वो कहाँ यूक्रेन की जी, मदद करेगा। बिल्कुल। जेलेंस्की ने इसी बात को लेकर के जेलेंस्की ने ये फील किया जब जेलेंस्की के जो डिफेंस के मोर्चे पर लड़ने वाले, चाहे उनका आर्मी चीफ हो या दूसरे लोग हो, आर्मी के जर्नल हो, उन्होंने साफ कल जेलेंस्की को ये इस बात से अवगत करा दिया कि हम अमेरिका की मदद के बिना युद्ध नहीं लड़ सकते। इसलिए जेलेंस्की को अपना जो रुख है वो डाउन करना पड़ा और उसने लेटर लिख करके, मतलब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, उस कड़वाहट को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन जो ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है जब वाक युद्ध हो रहा था, तो वो लगातार जो ट्रम्प थे वो रूस की साइड ले रहे थे। तो ये जो गुपचुप दोस्ती अमेरिका और रशिया कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकाला जाए सर? इस समय डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनकी दूसरी पारी की बात की जाए तो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे तो हैं। लीडर कम डीलर ज्यादा लगते हैं। साफ बातों में कहूँ कि वो विशुद्ध रूप से व्यापारी लगते हैं कि हाँ। अगर उसके साथ उनके संबंध मजबूत होंगे, अमेरिकन वहाँ निवेश करेंगे। और दूसरी तरफ जो ऊर्जा और खनिज का खजाना यूक्रेन के के पास पास है। है, उन पर भी वो कब्जा करना चाहते हैं। अगर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचकर डील पर हस्ताक्षर कर देते हैं, एक तो रूस के साथ उनके संबंध डोनाल्ड ट्रंप के बन गए, और तीसरा जेलेंस्की यूक्रेन के जो खनिज और ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर भी उनके संबंध में डील हो गई। तो उनकी तो दोनों तरफ से चांदी ही विन-विन चांदी है। सिचुएशन है दोनों तरफ से बिल्कुल उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल यह है कि अब जेलेंस्की क्या रुख अपनाते हैं, क्या पूरी तरह से वो रशिया की शर्तें मानते हो, कि रूस ने जो इलाके जेलेंस्की के यूक्रेन के कब्जाए हैं वो उनको छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर कहीं न कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ये मानते नहीं या खनिज डील पर वो हामी नहीं भरते, तो ये सब वाक युद्ध वाली जो स्थिति आई, जो ये टैरिफ बढ़ा, ये सब होता ही नहीं? नहीं 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 नहीं, टैरिफ एक अलग हाँ चैप्टर जी, है। मतलब कि अब जबकि जेलेंस्की ने ये कह दिया है पत्र लिखकर कि वो डील करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है कि डील के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। लेकिन जेलेंस्की अपने देश की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। ये सवाल उनके लिए बहुत बड़ा है। अगर वो देश में राजनीति कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने राष्ट्रपति पद पे दोबारा चुनाव लड़ना है, जब वो चाहते हैं कि उनके पद पर बरकरार रखा जाए या उन्हें अपना फेस सेव करना है, तो कम से कम उनके देश की सुरक्षा की गारंटी तो चाहिए ना। लेकिन सर यहाँ एक ये चीज़ नहीं है कि अगर अमेरिका सहायता कर रहा है, वो आरंभ से ही काफ़ी उन्होंने सहायता की है, चाहे सैनिक उपकरण को लेकर हो, सैन्य शक्ति को लेकर देखा जाए। वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे थे, लेकिन दोबारा से ये ज़ेलेंस्की का ये कहना कि अगर आप मैं साइन तभी करूँगा कि जब आप मुझे सुरक्षा दें, ये थोड़ा-सा कहीं स्मार्ट मूव तो नहीं कहा जाएगा ज़ेलेंस्की नहीं का? देखिए, अब जबकि ये सब बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने जो रुख अपनाया उससे पुतिन की एक बहुत बड़ी जीत पहले ही हो चुकी है। अब चाहे वो बायलैटरल टॉक्स हों, चाहे वो ट्राइलेटरल टॉक्स हों, चाहे वो उसमें तीनों बैठ जाएं, पुतिन भी बैठ जाएं, अमेरिकी भी बैठ जाएं और जेलेंस्की भी बैठ जाएं। अब सवाल यह है कि समझौता किन शर्तों पर होगा। ये समझौता कोई सहज नहीं है। जेलेंस्की चाहेंगे कि जो रूस ने उनके कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उनको छोड़ दे, लेकिन रूस उन इलाकों पर पहले ही कब्जा कर चुका है जिनमें रूसी ज़्यादा लोग रहते हैं। दरअसल जो यूक्रेन है वो सोवियत संघ का हिस्सा ही रही। जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ तब छोटे छोटे देश बने, ये बात है। तो कहीं न कहीं जो टैरिफ अब वो डीलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, आपने कहा ट्रम्प, तो ये आने वाले समय में भारत के लिए कोई मुश्किलें पैदा करेगा या कोई संबंध होगा उनसे उसका? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारत ट्रंप के या अमेरिकी रवैये से अछूता नहीं रहेगा। अगर वो हमारे उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं या हम उनके उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं तो इसका असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, भारत ने एक इससे बचने के लिए बहुत सारे विकल्प पर विचार किया है
और कूटनीतिक स्तर पर भी इन कदमों से किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है, इस पर बात हुई है। अब यूरोपीय देशों की, जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षा थी लेयन ने, वो हाल ही में भारत आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और भारत और यूरोपीय संघ ये अगले वर्ष के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए करने के लिए राजी हो गए हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है कि आप जितना मिनिमम शुल्क आप लगाएंगे, अगर यूरोप की कंट्री से कोई माल आता है उन पर लगाएंगे तो वो उतना ही टैक्स लगाएंगे, तो एक तरह से बराबर हो जाता है। जो गैप है उसे पूरा करने के लिए और प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के जितना हमारा व्यापार होता है वो भी पहले से काफ़ी बड़ा है। अब अमेरिकी शुल्क का कोई असर ना पड़े, इसलिए यूरोपीय संघ के देश चाहते हैं कि भारत को, भारत भी बहुत बड़ा बाजार है, भारत भी वर्ल्ड की जो है एक आर्थिक शक्ति है, पांचवी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत बहुत बड़ा बाजार है और यूरोपीय संघ के लिए अपना माल भेजना, अगर यूरोपीय संघ और भारत के बीच में एफटीए हो जाता है, और जो होता क्या है, ये इसमें बहुत सारी 3-4 चीज़ें बाधाएं आती थी। शुल्क की, कितना शुल्क होगा, किस किस चीज़ पर क्या शुल्क होगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार और यूरोपीय संघ जब आपस में वार्ता करेगा तो शुल्क का मसला तय हो जाएगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूरोपीय कंट्रीज को भी फ़ायदा है और भारत को भी फ़ायदा है। इससे अमेरिका का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एफटीए साधन बन सकता है दो देशों के बिल्कुल बीच बन का सकता पुल है। जरूर अब बन ब्रिटेन से सकता भी है। हमारे ये एफटीए के लिए बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री हमारे ब्रिटेन दौरे पर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि जिस भी स्तर पर बातचीत होगी, चाहे विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत हो, शुल्क के मामले में भी तय किए जाएंगे। और ये एफटीए का मार्ग जो है वो सब दुनिया के देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, आपने बाजारों की बात की, लेकिन जैसे टैरिफ का घोषणा हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो जो छोटे व्यापारी हैं, शेयर बाजार में तो आप गिरावट लगातार देख ही रहे हैं, तो छोटे व्यापारी जो हैं उनमें एक अविश्वास की स्थिति आ गई है कि निवेश में जब इस प्रकार का घाटा हाँ, होता है। नहीं, छोटे व्यापारी की बात नहीं कर रहा। जो छोटे निवेशक हैं, जो भारत का आम आदमी है, जी बिल्कुल। चाहे वो सर्विस क्लास है, चाहे वो ऑफिसर है या गजेटेड ऑफिसर है, वो अपनी जेब में जो अगर उसकी बचत होती है, उसका वो धन वो शेयर मार्केट में निवेश करता है। अगर 5 महीने से निवेशक जो है वो पलायन कर रहे हैं, चाहे वो विदेशी निवेशक, जहाँ हमेशा यही होता है कि निवेशकों को यह होता है, निवेशक वही पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ उसे लाभ मिलने की उम्मीद होती है। अगर 5 महीने से भारत का बाजार लगातार गिर रहा है और निवेशक जो है अपना पैसा निकाल के, चाहे वो चाइना में लगाएं, चाहे वो अमेरिका में लगाएं, जहाँ उन्हें प्रॉफिट होता है वहाँ लगा रहे हैं, तो छोटा निवेशक बहुत बहुत आतंकित है इस समय, क्योंकि उसकी जो बचत है, अगर वही गिरावट के दौर में सारी खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा। हालांकि शेयर बाजार का एक चरित्र होता है कोमल, कि जो बाजार नीचे गिरता है वो एक ना एक दिन उसे ऊपर आना ही होता है। लेकिन इस मामले में भारतीयों को सतर्क होकर निवेश करना हुआ, क्योंकि बाजार का चरित्र कुछ भी हो, लेकिन अगर उनकी जेब में है तो ही वो निवेश करेंगे। अगर जेब में बचत का पैसा नहीं है तो निवेश नहीं करेंगे। ये साधारण सा फैक्टर है और मुझे लगता है कि निवेशकों को धैर्य रखना होगा और वो निवेश तभी करें जब उनमें धैर्य रखने की ताकत हो, क्षमता हो। जिस तरह से टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छिड़ चुका है, उस प्रकार से आप डोनाल्ड ट्रंप की छवि को किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, चाहे वो व्यापार युद्ध हो, चाहे वो सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध हो, आज की दुनिया युद्ध के लिए नहीं है, ये बुद्ध के लिए है। आज की दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। चाहे वो व्यापार युद्ध भी नहीं हो, ये सभी देशों के लिए एक घातक और नुकसानदेह होती है कि देशों के बीच में व्यापार युद्ध हो जाए या दूसरा हथियारों से युद्ध हो जाए। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। कहीं उसका मुझे लगता है कि कहीं अमेरिका जब अलग थलग पड़ सकता है तो इसका नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है। इसलिए अब देखते हैं कि विश्व पटल पर जो परिस्थितियां बनती हैं,
क्योंकि अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिसके कहने पर 1 मिनट में समीकरण बदलते हैं, समीकरण बिगड़ते हैं। देखना होगा कि भविष्य की घटनाएं क्या रूप लेती हैं। बहरहाल अब तो ये वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की कौन कौन सी नीतियां अब दुनिया में हड़कंप मचाती हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी प्रकार के पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com।